Hello students, today we are going to solve LPP problem using simplex method. So I am going to tell you how to solve a maximization problem. This is a given linear programming problem. Maximize z is equals to 50x1 plus 70x2, which is subject to three constraints. x1 plus x2 is less than or equal to 70, x1 plus 2x2 is less than or equal to 100, 2x1 plus x2 is less than or equal to 120, where x1 and x2 are greater than or equal to 0. सो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है और इसमें हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो लेस देन टाइप के हैं. सो ये जो हमारी प्रॉब्लम है दिस इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो लेस देन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम इक्वालिटीज़ में चेंज करें. दैट मीन्स जो हमारे लेस देन टाइप के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लेस देन साइन जो है उसे हम इक्वल टू में चेंज करें. और ये हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कंस्ट्रेंट्स में स्लैक वेरिएबल्स ऐड करें. स्लैक वेरिएबल्स जो हैं उन्हें हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हर कंस्ट्रेंट में जो अनयूज्ड कैपेसिटी और जो रिसोर्सेज हैं ये उनके इक्वल होते हैं. सो हम अपने कंस्ट्रेंट्स में S1 for constraint 1, S2 for constraint 2 and S3 for constraint 3 हम ये स्लैक वेरिएबल्स अपने कंस्ट्रेंट्स में ऐड कर देंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर अपने इक्वेशन में जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे उनमें ऐड किया है x1 प्लस x2 प्लस s1. अब जो ये लेस देन का साइन था वो हमारा इक्वल टू में चेंज हो गया बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल. सो s1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 70, x1 plus 2x2 plus s2 is equals to 100, 2x1 plus x2 plus s3 is equals to 120. So हमें स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने से जो हमारी इनइक्वालिटीज़ थी अब वो इक्वालिटीज़ में चेंज हो गई हैं. अब हम इन इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं. सो अब हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर चुके हैं इक्वालिटीज़ में स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके. सिंप्लेक्स मेथड में होता है अगर हम कोई भी अननोन एक इक्वेशन में है तो वो अननोन जो है वो सारी इक्वेशंस में अपीयर होना चाहिए. जैसे हमारे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 70. अब हम अगर तीनों कंस्ट्रेंट्स देखें तो हम तीनों में x1 और x2 है, पर एक में s1 है, एक में s2 है और एक में s3 है. तो अब सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि अगर कोई भी अननोन एक इक्वेशन में तो सारी इक्वेशंस में होगा, तो हम क्या करेंगे s1 को हम बाकी दो इक्वेशंस में भी ऐड कर देंगे विद ज़ीरो कोफिशिएंट ताकि उसका उन दोनों इक्वेशंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े. सो सिमिलरली हम सेम चीज़ करेंगे s2 के साथ. s2 हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट में है तो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे. एंड सेम केस विद s3. तो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनती है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 50x1 प्लस x2. अब यहाँ पर भी हमारा मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर भी हम हमारे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड होंगे. सो हमारा इक्वेशन बनेगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 50x1 प्लस 70x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इज इक्वल्स टू 70. कंस्ट्रेंट 1 में सिर्फ s1 था, हमें s2 और s3 भी अपीयर करना था उसमें, तो इसीलिए उसके साथ हमने ज़ीरो कोफिशिएंट लगा दिया. सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इज इक्वल्स टू 100, 2x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 120. सो अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं. x1 और x2 जो हैं वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं और s1, s2 एंड s3 ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं. अब हम बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंप्लेक्स टेबल 1.
सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए हम लेते हैं बेसिक वेरिएबल्स। हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं S1, S2 एंड S3, वो हमने सिंपलेक्स टेबल में लिख दी। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन वैल्यू। सॉल्यूशन वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट्स में इक्वल टू के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज़। सो हमारे कंस्ट्रेंट्स में जो वैल्यूज़ हैं दे आर 70, 100 एंड 120, तो वो हमने यहाँ पे टेबल में लिख दी। अब हम लेते हैं x1, x2, s1, s2 और s3 की वैल्यूज़। जो हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स में इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 है 1, x2 इज़ 1, s1 इज़ 1, s2 इज़ 0, s3 इज़ 0। सेकेंड कंस्ट्रेंट में x1 इज़ 1, x2 इज़ 1, s1 इज़ 0, s2 इज़ 1, s3 इज़ 0। Now in third constraint, x1 is 2, x2 is 1, s1 is 0, s2 is 0, s3 is 1। अब हम लेंगे CJ। CJ होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम वो वैल्यूज़ लेंगे। बेसिक वेरिएबल की हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू क्या है, S1, S2, S3 की वैल्यू इज़ 0, तो वो हमने बेसिक वेरिएबल की लेफ़्ट में जो कॉलम है वहाँ पे CJ लिख दिया, S1 0, S2 0 एंड S3 0। अब सिमिलरली CJ इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लेनी है। सो x1, x2, s1, s2, s3 की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू है। सो इसके टॉप में हम इनकी वैल्यूज़ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो लिखेंगे। सो x1 की वैल्यू इज़ 50, x2 की वैल्यू इज़ 70, s1 इज़ 0, s2 इज़ 0 एंड s3 इज़ 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ वी विल कैलकुलेट ZJ। ZJ होता है प्रॉफिट फॉर ईच सॉल्यूशन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम CJ को हर कॉलम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनको सम अप करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन वैल्यू। CJ is 0, solution value is 70, तो 0 into 70 plus 0 into 100 plus 0 into 120 is equals to 0। ये हर कॉलम वाइज निकलेगा। Now let's move to x1, 0 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 2, again it's equal to 0। Then x2, 0 into 1 plus 0 into 2 plus 0 into 1 is equals to 0। Similarly we will calculate s1, 0 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0 is equal to 0. Then s2, 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 0 is equals to 0. And last s3, 0 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1 is equals to 0. So this is ZJ. Now next step is to calculate CJ minus ZJ। CJ माइनस ZJ होता है नेट कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने पहले निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर हमने निकाला टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अब हम निकालते हैं नेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सो CJ माइनस ZJ विल स्टार्ट विथ कॉलम x1। हम इसको जो x1 के ऊपर CJ है हम उसको माइनस करेंगे ZJ से। सो 50 माइनस 0 इज़ 50, 70 minus 0 is 70, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0. So this is CJ minus ZJ. So अगर हम CJ minus ZJ रो को एग्ज़ामिन करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो हमारा सब पॉजिटिव में है। इट मीन्स कि अगर हम x1 देखते हैं तो हमारा वहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो है पॉजिटिव 50। दैट मीन्स कि अगर हम x1 वेरिएबल को अपने सॉल्यूशन मिक्स में डालते हैं तो हमारा प्रॉफिट 50 से इम्प्रूव हो सकता है। सिमिलरली x2 में हमारा प्रॉफिट जो है इट इज़ 70। सेम वे अगर हम उसको सॉल्यूशन मिक्स में डालते हैं दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट और इम्प्रूव कर सकता है। अगर CJ माइनस ZJ में नेगेटिव वैल्यूज़ होती दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ करेगा, हम वहीं पे सॉल्यूशन रोक देते। बट यहाँ पर वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज़ सो वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे हम अपने प्रॉफिट पर यूनिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अगर हम CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करें वी कैन सी कि हमारी लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज़ 70 जो कि हमारी x2 कॉलम में है। तो अब हम x2 को एज सिलेक्ट करेंगे एज एंटरिंग वेरिएबल और उसके आगे हम एरो का साइन डाल देंगे एज अ की कॉलम। अब
ये जो है ये हमारा पाइवट कॉलम और वी कैन से इट इज़ अ की कॉलम जिसकी हमारी लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है इन सी जे माइनस जेड जे रो। अब हम इस जो x2 वेरिएबल है इसको हम ऐड करेंगे हमारे सॉल्यूशन मिक्स में, जो हमारी सॉल्यूशन मिक्स के किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। सो नाउ x2 इज़ अबाउट टू एंटर द सॉल्यूशन मिक्स। अब वो एंटर करेगा, दैट मीन्स कोई एग्जिट करेगा, वो किसको रिप्लेस करेगा, अब हमें ये निकालना है। तो हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे एलपीपी में, बिकॉज देयर आर 3 कंस्ट्रेंट्स। तो जितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे उतने ही बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। सो अब हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं, S1, S2 एंड S3। अब इन तीनों में से किसी को एग्जिट करना पड़ेगा सो दैट हम x2 को अपने सॉल्यूशन मिक्स में इंट्रोड्यूस कर सकें। सो अब हम डिसाइड करेंगे कौन सी रो जो है वो एग्जिट करेगी। वो निकालने के लिए हम निकालेंगे मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालते हैं, जो हमारी सॉल्यूशन वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे जो की कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है उसके साथ। सो यहाँ पर हमारा की कॉलम इज़ x2। सॉल्यूशन वैल्यू के हर नंबर को हम डिवाइड करेंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन कॉलम x2। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन वैल्यू इज़ 70 और इसके सामने की कॉलम में जो नंबर है इट इज़ 1। सो 70 डिवाइड बाय 1 इट इज़ 70। देन नेक्स्ट 100, इसके सामने हमारे की कॉलम में नंबर इज़ 2। सो 100 डिवाइड बाय 2 इज़ 50। देन 120 डिवाइड बाय 1 इज़ 120। सो यहाँ पर मिनिमम रेशो में जो हमारा लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज़ 50। यहाँ पर हम इसे एरो से इंडिकेट कर देते हैं। दैट मीन्स जो 50 वाली रो है विच इज़ S2 वो एग्जिट करेगी और उसकी जगह पे हमारा x2 वेरिएबल एंटर करेगा। सो अब देखो S2 एग्जिट कर रही है, x1 एंटर कर रही है और ये दोनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 2। सो ये जो नंबर 2 है ये हमारा होगा की एलिमेंट। ये की एलिमेंट जो होगा ये हमें हेल्प करेगा हमारी सिंप्लेक्स टेबल 2 के लिए न्यू वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि कौन सा वेरिएबल हमारा सॉल्यूशन मिक्स में एंटर करेगा, इट इज़ x2 एंड हमारा S2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन मिक्स को एग्जिट करेगा। सो अब हम बनाते हैं सेकंड इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल। सो सेकंड इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे जो की रो है उसकी रिप्लेसमेंट कंप्यूट करते हैं, मतलब उसकी जगह पे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी हमारी सिंप्लेक्स टेबल 2 में। अब हमारी सिंप्लेक्स टेबल 2 में S2 की जगह पे आएगा x2। अब x2 की क्या वैल्यूज़ होगी वो हम कंप्यूट करते हैं। वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए हम सिंप्लेक्स टेबल 1 में जो S2 की वैल्यू है, S2 के जो हर नंबर को हम डिवाइड करते हैं हमारे की एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट विच इज़ 2। सो लेट्स स्टार्ट। S2 की सिंप्लेक्स टेबल 1 में सॉल्यूशन वैल्यू में नंबर है 100, तो उसको हम डिवाइड करते हैं 2, वी गेट 50। देन नेक्स्ट x1 में इट इज़ 1, सो वैल्यू इज़ 1/2। देन x2 में इट इज़ 2, सो वैल्यू इज़ 2 से 2 को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट 1। देन नेक्स्ट इज़ 0 डिवाइड बाई 2 वी गेट 2। देन S2 1, तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 1/2। देन S3 इट इज़ 0, सो वी गेट 0। सो हमारी ये अब वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमारी x2 रो की वैल्यूज़ बनेंगी सिंप्लेक्स टेबल 2 में। सो विच इज़ 50 फॉर सॉल्यूशन वैल्यू, x1 1/2, x2 1, s1 0, s2 1/2, s3 0. Now we will compute other values for simplex table 2. सो सेकेंड टेबल कंप्लीट करने के लिए हमें रिमेनिंग रोज़ की न्यू वैल्यूज़ कंप्यूट करनी पड़ेगी। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। न्यू रो इज़ इक्वल्स टू एलिमेंट इन ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रिप्लेसिंग रो इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो सबसे पहले हम S1 की वैल्यू निकालते हैं फॉर सिंप्लेक्स टेबल 2। अब S1 की ओल्ड टेबल में क्या वैल्यू थी, लेट्स स्टार्ट विद द कॉलम सॉल्यूशन वैल्यू। Element in old row it is 70,
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रिप्लेसिंग रो होगी जो रो एग्जिट कर रही है, दैट इज S2. सो S2 की वैल्यू सॉल्यूशन वैल्यू में इट इज़ 100 इंटू कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर होता है की कॉलम में जो हमारी ओल्ड रो की वैल्यू है डिवाइड बाय पाइवेट एलिमेंट. सो हमारा यहाँ पे की कॉलम था x2 कॉलम में S1 के सामने जो एलिमेंट है इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय पाइवेट एलिमेंट 2. सो हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1/2. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू of S1 for the column solution value. 70 minus 100 into 1/2 it is 20. For column x1, 1 minus 1 into 1/2 it is 1/2. For column x2, 1 minus 2 into 1/2 it is 0. For column S1, 1 minus 0 into 1/2 it is 1. For column S2, 0 minus 1 into 1/2 it is minus 1/2. For column S3, 0 minus 0 into 1/2 0. सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी न्यू रो S1 की जो वैल्यूज़ आई हैं इसे हम डालेंगे हमारे सिंप्लेक्स टेबल 2 में. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ S3 इन द सेम वे. अब S3 की वैल्यू निकालने के लिए हमारी ओल्ड रो जो होगी S3, रिप्लेसिंग रो हमारी सेम रहेगी विच इज़ S2. रिप्लेसिंग रो जो रो एग्जिट हो रही है, जो रिप्लेस हो रही है, सो वो सेम रहेगी. अब कन्वर्जन फैक्टर जो है यहाँ पर हो जाएगा चेंज. कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमारा की कॉलम इज़ x2. तो x2 कॉलम में रो S3 में जो वैल्यू है इट इज़ 1. सो 1 जो होगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर एंड पाइवेट एलिमेंट हमेशा हमारा डिनोमिनेटर रहेगा. सो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर इज़ ऑल्सो 1/2. नाउ लेट्स स्टार्ट. S3 की वैल्यू इन सॉल्यूशन वैल्यू 120 minus 100 into 1/2 it is 70. Then x1, 2 minus 1 into 1/2 it is 3/2. Then x2, 1 minus 2 into 1/2 it is 0. Then S1, 0 minus 0 into 1/2 it is 0. Then S2, 0 minus 1 into 1/2 it is minus 1/2. Then S3, 1 minus 0 into 1/2 it is 1. अब ये जो है ये हमारी आ गई है न्यू वैल्यूज़ फॉर सिंप्लेक्स टेबल 2. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज़ जो हमने ये न्यू वैल्यूज़ निकाल दी हैं अब हम सिंप्लेक्स टेबल 2 में डाल देते हैं. जो हमने S1, x2 और S3 की न्यू वैल्यूज़ निकाली हैं अब उन्हें हम डाल देते हैं सिंप्लेक्स टेबल 2 में. अब हम देखते हैं CJ. अब CJ इसमें कैसे लेना है. जो हमारा ऊपर वाला CJ है वो तो हमारा सेम ही रहेगा. हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही लेना है. x1 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 50, x2 की 70, S1 की 0, S2 की 0, S3 की 0. अब जो हमारे बेसिक वेरिएबल के लेफ्ट में CJ है उसकी वैल्यूज़ देखते हैं. वो भी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही लेनी है. S1 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, x2 की वैल्यू इज़ 70, S3 इज़ 0. सो नाउ दिस इज़ सिंप्लेक्स टेबल 2. After putting all the new values we have calculated. Now let's calculate ZJ in simplex table 2. So ZJ हम कैसे calculate करते हैं. Let's start with solution value column. 0 into 20 plus 70 into 50 plus 0 into 70 it equals 3500. Then column x1, 0 into 1/2 plus 70 into 1/2 plus 0 into 3/2 it equals 35. Then column x2, 0 into 0 plus 70 into 1 plus 0 into 0 it equals 70. Then let's move towards S1. 0 into 1 plus 70 into 0 plus 0 into 0 it is 0. Then column S2, 0 into minus 1/2, 70 into 1, 0 into minus 1/2 plus 70 into 1/2 plus 0 into minus 1/2. So it equals 35. Then let's move towards S3. 0 into 0 plus 70 into 0 plus 0 into 1 it equals 0. So ये अब आ गया हमारा ZJ. Now let's calculate CJ minus ZJ in simplex table 2. So let's start with column X. 50 minus 35 it is 15. 70 minus 70 it is 0. 0 minus 0 it is 0. 0 minus 35 it is minus 35. 0 minus 0 it is 0.
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे में जो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट करते हैं एज एंटरिंग वेरिएबल। सो यहाँ पे हमारी जो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है इट इज़ 15 इन कॉलम x1। सो दैट मीन्स जो हमारा x1 है वो हमारा होगा एंटरिंग वेरिएबल इन द सॉल्यूशन मिक्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट कौन सा वेरिएबल अब रिप्लेस होगा या एग्जिट करेगा। अब हमारा x1 जो है वो है की कॉलम। अब हम सॉल्यूशन वैल्यू को डिवाइड करते हैं बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन आर की कॉलम। सो सॉल्यूशन वैल्यू को हम x1 के कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड करते हैं, वी विल गेट मिनिमम रेशो। सो मिनिमम रेशो क्या होगी, 20 डिवाइड बाय 1/2 it is 40, 50 divided by 1/2 it is 100, 70 divided by 3/2 we get 140/3। सो अब यहाँ पर हमारा पाइवेट एलिमेंट क्या होगा, पाइवेट एलिमेंट कौन सा होता था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता था। जैसे हमारी x1 एंटर कर रही है, s2 एग्जिट कर रही है, तो वो एक पॉइंट पे एक नंबर पे वो इंटरसेक्ट करें, इट इज़ 1/2। सो यहाँ पर हमारा पाइवेट एलिमेंट हो गया 1/2। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कौन सा वेरिएबल हमारा एग्जिट कर रहा है, इट इज़ s1, और कौन सा वेरिएबल एंटर कर रहा है, इट इज़ x1। सो अब हम डेवलप करते हैं थर्ड इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल। सो सिंप्लेक्स टेबल 3 के लिए सबसे पहले हम जो हमारी की रो है उसकी रिप्लेसमेंट कंप्यूट करते हैं। तो की रो कौन सी है हमारी, s1। अब s1 की रिप्लेसमेंट कौन सी है, x1, उसकी वैल्यूज़ कंप्यूट करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, s1 की वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे पाइवेट एलिमेंट से। सो वी गेट 20 डिवाइड बाय 1/2 इज़ 40, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 इट इज़ 1, 0 डिवाइड बाय 1/2 इट इज़ 0, 1 डिवाइड बाय 1/2 वी गेट 2, माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1/2 वी गेट -1, 0 डिवाइड बाय 1/2 वी गेट 0। सो ये जो हमारी न्यू वैल्यूज़ आई हैं दे आर द new values for simplex table 3 for the variable x1. Now let's move towards completing simplex table 3 by finding the new values for the remaining rows. हमारा formula जो है वो वही रहेगा, element in old row minus corresponding element in replacing row into conversion factor. Let's start with x2. So सबसे पहले हम x2 में conversion factor ही find करते हैं। अब हमारा pivot element क्या है, 1/2। conversion factor के लिए जो हमारा पाइवेट एलिमेंट है वो हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हमारी वैल्यू आएगी जो उस की कॉलम में ओल्ड रो की जो वैल्यू है वो हमारे न्यूमिनेटर में आएगी। सो यहाँ पर देखो ओल्ड रो इज़ x2 की वैल्यू की कॉलम में है 1/2 और हमारा पाइवेट एलिमेंट इज़ 1/2। सो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1। सो अब हम निकालते हैं x2 की वैल्यू, 50 minus corresponding element in replacing row is 20 into conversion factor 1. So 50 minus 20 into 1 is equals to 30. 1/2 minus 1/2 into 1 it equals 0. Then 1 minus 0 into 1 equals 1. 0 minus 1 into 1 equals -1. 1/2 minus 1/2 into 1 equals 1. Then 0 minus 0 into 1 equals 0. So therefore the values for the new row become 30 for solution value, 0 for x1, 1 for x2, s1 के लिए -1, 1 for s2 and 0 for s3. Now let's compute the values for the row s3. सो S3 के लिए सबसे पहले हम कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, अब की कॉलम था x1 में ओल्ड रो में जो वैल्यू है इट इज़ 3/2। सो 3/2 डिवाइड बाय की एलिमेंट दैट इज़ 1/2। सो हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया 3। सो नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ S3। 70 minus 20 into 3 it is 10, 3/2 minus 1/2 into 3 it is 0, then 0 minus 0 into 3 it is 0, 0 minus 1/3 it is -3, minus 1/2 minus 1/2 into 3 it is 1, then 1 minus 0 into 3 it is 1. So ये अब हमारी न्यू वैल्यूज़ हैं फॉर द रो S3.
Now let's put all the values we have just calculated in simplex table 3. So ये हमारा resultant simplex table 3 है. After putting all the new values we have calculated. Now let's find the value of Zj in simplex table 3. Let's start with solution value column. हम क्या करेंगे, Cj को solution value के हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको हम सम अप कर देंगे. Let's start. 50 into 40 plus 70 into 30 plus 0 into 10, it equals 4100. Then column x1, 50 into 1 plus 70 into 0 plus 0 into 0, it equals 50. Then column x2, 50 into 0 plus 70 into 1 plus 0 into 0, it equals 70. Then column s1, 50 into 2 plus 70 into minus 1 plus 0 into minus 3, it equals 30. Then column s2, 50 into minus 1 plus 70 into 1 plus 0 into 1, it equals 20. Then column s3, 50 into 0 plus 70 into 0 plus 0 into 1, it equals 0. So these are the values of Zj. Now let's find the value of Cj minus Zj in simplex table 3. So let's start with column x1. Cj is 50, Zj is 50, 50 minus 50 is 0. Column x2, Cj is 70, Zj is 70, 70 minus 70 is 0. Then column s1, Cj is 0, Zj is 30, 0 minus 30 is minus 30. Then column s2, Cj is 0, Zj is 20, 0 minus 20 is minus 20. Then column s3, Cj is 0, Zj is 0, 0 minus 0 is 0. So now अब हम देखते हैं Cj माइनस Zj में हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है. सारी वैल्यूज़ ईदर दे आर ज़ीरो और नेगेटिव. दैट मीन्स दिस इज़ आवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन. सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है. यहाँ पे हमारे x1 की वैल्यू इट इज़ 40, x2 की वैल्यू इज़ 30 एंड z की वैल्यू है 4100. सो दिस इज़ आवर आंसर. So this is the way how we solve linear programming problem through simplex method.